देखो वो आ गया। देखो वो आ गया। देखो वो आ गया। टोटल 6 एपिसोड, जिसमें से एक बुधवार को गिरा है 3 और उसके अगले ही हफ्ते 3 और गिरा करके शो खत्म। एक हफ्ते में पूरा का पूरा शो ही खत्म कर मारा। लेकिन मुद्दे की बात वो नहीं है। इसके एंड में जो मुझे सुकून मिला है मैं आपको क्या बताऊं। बताएंगे एक एक करके, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो आ चुका है। ऑलराइट, तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग पार्कर रॉबिन्स को देखते हैं कि वो जॉन के साथ मिलकर किसी घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा है और वो दोनों पकड़े जाते हैं और जॉन अपने ऊपर इसका पूरा इल्जाम लेके पार्कर को वहां से भगा देता है ना। ये चीज पूरी तरह से कॉमिक बुक एक्यूरेट है क्योंकि वहां पर भी हुड जब एक डकैती करने पहुंचता है तो पुलिस आके उसे घेर लेती है और मजबूरी में आकर उसे एक पुलिस वाले को शूट करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता था। और जब वहां पर बाकी दूसरे पुलिस वाले आने लगते हैं तो जॉन उससे कहता है कि भाई तू एक काम कर, तू निकल जा, बाकी मैं देख लूंगा। और वो उस खून का इल्जाम अपने सिर पे लेके जेल तक चला जाता है। लेकिन हम लोग प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं जहां पर रिरी विलियम्स ने हुड का वो जो एक छोटा सा पार्ट था उसके केप का वो चोरी कर लिया था और अब उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रही है। एंड शी फाइंड्स आउट कि ना तो ये पिमटेक है, ना ये क्री है, ना ही वकांडन है। अब मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि वकांडन तो ठीक है, इन दोनों चीजों के सैंपल कहां से मिल गए इसको पता कैसे चल गया कि पिमटेक कैसा होता है। चलो पिमटेक का तो फिर भी समझ में आता है कि हो सकता है क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है तो उन लोगों ने अपने सैंपल वगैरह प्रोवाइड करे हो जहां पर एमआईटी में इसने स्टडी किया हो। लेकिन क्री का क्या, इतना हाईली क्लासिफाइड स्टफ। फिर नैटली उसको कहती है कि तू एक काम कर, शूरी को फोन क्यों नहीं कर लेती। तो वो कहती है देखो ठीक है, मैं शूरी को फोन करके क्या बोलूंगी कि मैंने इतना बड़ा फकअप कर दिया है, वो तुरंत ही हैंगअप कर देगी, जो कि सच बात भी है। जब हम ही लोग बोल रहे हैं कि इतना बड़ा फकअप कर दिया है तो शूरी तो बोल, खैर शूरी कुछ भी नहीं बोलेगी, फोन ही काट देगी। Well, damn, that was dark. Yeah, but I low-key felt it. Yeah, high-key. और कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे लोग का फोन उठाए भी ना तो। बिकॉज इन पूरे 3 एपिसोड्स को देख के मुझे समझ में आया ना कि रिरी का जो कैरेक्टर है वो भले ही कितना भी अनोइंग हो, कंसिस्टेंट है। आखिरी मोमेंट तक वो अपने कैरेक्टर को ब्रेक नहीं करती एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई एक्चुअली लव्ड। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसका एक छोटा सा नमूना हमें यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि अब जो के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि वो इज़ीकियल स्टेन है। और हैरानी की बात, खैर एक्चुअली हैरानी की बात नहीं है, मतलब लोगों को, पूरी दुनिया को ये लगता है कि जो उसके पिताजी ओबेडाया स्टेन थे वो एक्चुअली में एक हीरो थे। लेकिन जो चीज ने मुझे थोड़ा सा बॉदर किया वो ये था कि न्यूज रिपोर्ट में कहा जाता है कि ओबेडाया स्टेन की मौत हुई है 15 साल पहले। अब अगर हम इस वाले स्टेटमेंट को एमसीयू की प्रेजेंट टाइमलाइन के साथ अलाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये काफी इनकंसिस्टेंट फील होता है क्योंकि ओबेडाया स्टेन की डेथ हुई थी आयरन मैन 1 में जो 2008 के आसपास हुई। और अगर हम लोग एमसीयू की प्रेजेंट टाइमलाइन के हिसाब से मान ले कि वकांडा फॉरएवर जो 2025 के मिड में कभी हो रही थी तो उसके तुरंत बाद का अगर ये शो है विच मेक्स इट 2025 का अक्टूबर नवंबर का टाइम, तो भी ये 15 साल नहीं होते। लेकिन फिर हमको ये भी समझ में आता है कि जो पार्कर रॉबिन्स है वो अपनी ब्रेथ होल्ड करने की प्रैक्टिस भी कर रहा है क्योंकि उसको सांस रोककर ही इनविजिबिलिटी मिलती है, जो कि काफी हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट है। और मैं यही वंडर कर रहा था कि हमको अभी तक ये चीज तो दिखाई नहीं गई। हाँ, वो योगा कर रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितनी देर तक सांस रोक सकता है। तो यहाँ पर टाइमर 10 मिनट बताता है विच इज अ लॉट। मे बी इसका रीजन ये हो सकता है कि ये जो हुड इसको मैजिकल प्रॉपर्टीज दे रहा है उसको करप्ट करता जा रहा है। हो सकता है कि इसको थोड़ी सुपरनैचुरल पावर्स भी मिल रही हो, विच मीन्स कि वो शायद इसी वजह से अपनी सांस को इतना लंबा रोक ले रहा है, सांस को। फिर रीरी जाती है इज़ीकियल से मिलने जेल में। वो उसको बहुत भयानक गिल्ट ट्रिप दे देता है कि मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा और एक बार यहाँ से बाहर निकल तो जाऊं फिर तुझे बताऊंगा। और इसी गिल्ट ट्रिप के चक्कर में वो जेवियर से मिलती है। अब जेवियर के बारे में मैं पिछले एपिसोड में आपको शायद बताना भूल गया। बेसिकली ये कॉमिक बुक्स में ही एग्जिस्ट करने वाला एक और कैरेक्टर है जो रिरी विलियम्स के नेबरहुड में रहता है, उसको थोड़ा पसंद वगैरह करता है, लेकिन बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है। इस शो में भी कौन सा ही था। तो रिरी विलियम्स यहाँ पर सब कुछ ट्राई करती है, एवरी सिंगल थिंग शी ट्राइज शी फेल्स। फिर वो जाती है अपनी माँ के पास जो उसको कहती है कि चल ठीक है, प्रॉब्लम ही है, सॉल्व कर लेंगे। तो वो इनको लेके जाती है अपनी फ्रेंड की बेटी जेल्मा स्टैंटन के पास। अब जेल्मा स्टैंटन कॉमिक बुक्स में काफी इंटरेस्टिंग फिगर है। क्या होता है कि इसको ब्रेन मैगट्स होते हैं जिसका ईस्टर एग हम लोग इस एपिसोड में देखते भी हैं। तो ब्रेन मैगट्स एक्चुअली में एक मैजिकल चीज होती है और डॉक्टर वगैरह कोई भी इसको ठीक नहीं कर पाता। इनफैक्ट डॉक्टर की तो फट जाती है इसको देखकर। तो फिर ये उस डॉक्टर के पास जाती है जो एक्चुअली इस चीज का इलाज कर सकता था, हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर साहब इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दे ही देते हैं, लेकिन इसके साथ ही में इसको अपनी अप्रेंटिस भी रख लेते हैं। हालांकि कहानी थोड़ी सी लंबी है। वो लोग एक दूसरे डिमेंशन में फंस जाते हैं, फिर वहां पर ये डॉक्टर साहब की मदद करती है और उस डिमेंशन के जो मैजिकल क्रीचर्स है उन पे फीड कर लेती है जिसके साइड इफेक्ट भी होने लगते हैं। बट वो कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की अप्रेंटिस बनती है और आगे जाकर के जब स्ट्रेंज एकेडमी को क्रिएट किया जाता है, मतलब जहां पर कुछ यंग
पोटेंशियल मैजिशियंस या सॉर्सरर्स को ट्रेन करने का काम किया जाता है। तो ये उसी स्ट्रेंज एकेडमी का पार्ट भी होती है, जो मुझे लगता है कि इस शो के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मार्वल एक्चुअली स्ट्रेंज एकेडमी को प्लान कर रहा है या कर रहा था। तो जेल्मा से मिलने पे हमको ये पता चलता है कि ऑलरेडी कमरताज में ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन फिर वहां से बाहर निकल के आ गई है और अब इसको काफी कुछ, ऑल्दो बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो वो अपने मैजिकल अल्लम गल्लम से पता लगाती है कि ये जो केप का टुकड़ा वो तोड़ के लाई है वो एक्चुअली काफी ज्यादा डेंजरस है और वो पोजेस नहीं करता, वो इन्फ्लुएंस करता है, मतलब हमारे जैसे और खतरनाक चीज। बेसिकली ये शो ये बोलना चाहता है कि तुम इससे अच्छा तो किसी के वशीकरण का शिकार हो जाओ, लेकिन इन्फ्लुएंसर के चंगुल में मत फंसना। लेकिन ना ये एक चीज इन लोगों ने काफी बढ़िया बताई कि रिरी विलियम्स को चाहे जो भी बता दो, चाहे जितना भी बता दो, वो नहीं रुकती। अगर वो एक बार किसी चीज को जान लेती है, उसके बारे में समझ लेती है, तो बस उसको लगता है कि यही ठीक है और बाकी लोग जो उसको ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो सब कोई काम के नहीं है वो लोग। तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो एक इंसान, उसकी माँ उसकी मदद कर रही थी, वो उनको भी अबैंडन करके वहां से निकल जाती है और फिर उसको पैनिक अटैक आने लगता है। तो वो नैटली को कहती है जाओ, फिर वो नैटली जो है एक ऐसे इंसान को लेके आती है जो उसकी घंटा मदद नहीं कर सकता था। आई मीन यहाँ पर जेवियर को लाना वाज एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। वो हुड के बारे में जानता तक नहीं है, उसे रिरी की प्रॉब्लम भी नहीं पता, वो उसको ना सजेशन दे सकता है ना उसको क्लोजर दे सकता है। बट खैर हम लोग दूसरी साइड देखते हैं कि इज़ीकियल स्टेन को जेल से भगा दिया गया है और उसको वो पूरे ऑगमेंटेशंस और प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स वगैरह दे दिए गए हैं। उसके हाइपोथैलेमस को थोड़ा सा एनहांस कर दिया, फिर उसके बाद उसकी बॉडी जो है वो आर्मर बन चुकी है। उसके खुद के शब्दों में जितने भी $multi-million वेपन्स उसके पास थे वो सब उसके शरीर में चले गए, लेकिन फिर भी बिजली के चटके ही मार रहा है बस। बट हाँ, ये काफी हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले ब्रेकडाउन में भी बात करी थी कि इज़ीकियल स्टेन या ज़ीक स्टेन जो होता है वो अपने पिता ओबेडाया स्टेन की मौत का बदला लेने के लिए टोनी स्टार्क से ऐसे ही लड़ता है। अपनी बॉडी को पूरा ऑगमेंट कर लेता है, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स डाल लेता है और इस वजह से वो काफी स्ट्रांग भी हो जाता है। और टोनी स्टार्क है। लेकिन रिरी एक बार फिर से जेल्मा से मिलती है, जो उसको बताती है कि केप जिस एंटिटी को बिलोंग करता है वो और कोई नहीं बल्कि डोरमामू है। ये डार्क डिमेंशन का रूलर है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वही डोरमामू की सारी बातें चलती है। फिर वो ज़ीलट्स के बारे में बताती है कि उनकी आंखें पर्पल हो चुकी थी और वो सारी चीजें कि डॉक्टर स्ट्रेंज इससे कई सालों पहले लड़े हुए थे। एंड ये पूरा डोरमामू को डिस्कस करते हैं कि आखिरकार अगर उसका खुद का एक डिमेंशन है तो फिर वो यहाँ पर क्यों आना चाहता है। लालच, सिंपल सी बात है। मैंने पहले भी बताया कि डोरमामू जो है वो अपने डिमेंशन में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसको यहाँ पर आना है जहां पर वो इतना स्ट्रांग है नहीं, और उसे इस डिमेंशन को भी अपने ही तरह डार्क डिमेंशन बनाना है। लेकिन वो पॉइंट नहीं है। इसके पहले कि इनकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ जाती है, यहां पर आ जाती है हुड की गैंग, मतलब वही ब्लड सिबलिंग्स, क्लाउन और जो भी लोग थे वो आकर के इस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ये सीक्वेंस कुछ आयरन मैन 3 वाली सीक्वेंस थी, जहां पर टोनी स्टार्क के पास उसका सूट नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके मेकशिफ्ट वेपन्स बनाता है और लोगों को टेक डाउन करता है। तो यहां पर भी रिरी को हम कुछ वैसे ही करते हुए देखते हैं। और ये हैं मादरेपुर के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। साले मंदीपुर से एक चप्पल चोरी करने की औकात नहीं है, वो 4 रुपए की वैन से कुचलने चला था उसको। असली क्लाउन इसका नाम होना चाहिए। स्लग बनेंगे बड़े भाई साहब। लेकिन फिर रिरी जब वहां से निकलने लगती है तो एंट्री होती है इज़ीकियल स्टेन की, जो पूरी तरह से ऑगमेंटेड है। वो रिरी को नीचे गिराता है और अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर जब वो गिरती है तो आउच वर्ड्स लिखे हुए हैं। आई थॉट की इंटरेस्टिंग चीज थी। बट देन फिर इन लोगों की आपस में फाइट होती है और इज़ीकियल इज टू पावरफुल, प्लस रिरी विलियम्स को नैटली छोड़ के चली गई है और उसके सूट की बैटरी भी लो हो चुकी है। तो यहाँ पर उनकी फाइट मतलब 1 साइडेड कॉन्टेस्ट ही होता है, जिसमें इज़ीकियल उसको हरा देता है लेकिन मारता नहीं। उसको कहता है निकल, और रिरी विलियम्स निकलने की ही तैयारी कर लेती है। वो अपनी माँ से कहती है कि चलो। माँ कहती कब तक भागेगी? वो कहती भागेंगे नहीं तो मर जाएंगे। वो कहते मैं तेरे को मेटाफोरिकली डायलॉग मार रही हूँ बेटा, मतलब यहाँ से तो भाग लेंगे, लेकिन ये जो तुम जिंदगी के बड़े बड़े सवालों से भाग रही हो ये कब तक करोगी? टर्न्स आउट जब तक हो सकता है। लेकिन फिर वो उसको लेके जाती है अपने पिताजी के गैराज में, जहां पर इनको थोड़ा बहुत क्लोजर मिलता है और फिर ये इसके पिताजी की जो कार होती है उसी से मिलाकर एक नया पावर रेंजर्स का सूट बनाती है, जिसको आगे जाकर एक अच्छा कॉल आउट भी मिलता है। इधर पार्कर रॉबिन्स अपने गैंग के साथ में इतना खुश नहीं है, क्योंकि वो लोग पकड़ लेते हैं कि इसी ने स्टुअर्ट क्लार्क को मारा था जो रैम्पेज था, और फिर कहता जा निकलो तुम नहीं चाहिए मेरे को, मैं अकेले ही काफी हूं। और फिर वो इज़ीकियल स्टेन जिसके सूट, जिसकी पूरे शरीर का एडमिन था, उसी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लेकिन गेस व्हाट, ये लोग उसी घर में जाते हैं जहां पर एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में ये लोग पहली बार ब्रेक इन करने की कोशिश कर रहे थे और पकड़े गए। ये घर एक्चुअली में पार्कर रॉबिन्स का ही है या फिर उसके पिताजी का है, जिन्होंने उसको बेदखल कर दिया उसकी गंदी हरकतों को देखते हुए, और अब ये आया है यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने, जो कि उसके पिताजी कर भी देते हैं। उसको लंबे चौड़े वही पापा वाला पूरा लेक्चर पेलने के बाद साइन कर देते हैं, रख ले यार। बट इधर रिरी विलियम्स जो अपने पावर रेंजर सूट को कंप्लीट कर चुकी है, वो उसे पावर अप करने के लिए चूज करती है मैजिक को, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग।
क्योंकि कॉमिक बुक्स में ऐसा नहीं होता। कॉमिक बुक्स में उसके पास आखिरी एक्टर नहीं है, लेकिन वो दूसरे तरीकों से अपने सूट को चार्ज अप कर लेती है। हालांकि मैजिक का इस्तेमाल भी करती है वो जब सीज नाम की एक सीरीज के टाइम पर, लेकिन ये मैजिक का जो इस्तेमाल हो रहा है ये थोड़ा डार्क साइड पे। एंड एज वी नो ऑल मैजिक कम्स विद अ कॉस्ट, मतलब ये जो कुछ भी वो यूज करेगी उसकी कोई ना कोई कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। क्योंकि एमसीयू या मार्वल कॉमिक्स में ऐसा बताया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज या कोई भी दूसरा जादूगर जब भी कोई मैजिक करता है तो वो उस पावर को किसी ना किसी दूसरी मैजिकल बीइंग से, किसी दूसरे डिमेंशन से बोरो कर रहा है, और अगर आप कुछ बोरो करते हो तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन हियर। लेकिन फिर फिनाले की शुरुआत होती है हुड के ओरिजिन के साथ, क्योंकि हमको पता चलता है कि पार्कर रॉबिन्स को आखिरकार उसका वो केप मिला कैसे। जब ये शख्स एंट्री लेता है तब आपके दिमाग में यही परसेप्शन बनता है कि हो सकता है डोरमामू हो, बिकॉज हम लोगों ने जो डॉक्टर स्ट्रेंज में डोरमामू देखा था तो उसका एक ह्यूमन वर्जन भी है, मतलब वो एक इंसान में भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बट दिस गाय टर्न्स आउट टू बी मेफिस्टो। इतने लंबे जश्न की तैयारियां करवाओ मामा, वो आ चुका है। तो इसका रोल प्ले कर रहे हैं साचा बैरन कोहेन, जो हम लोग रोस्टवर्स में पता नहीं कब से कवर करते आ रहे हैं। बहुत बार इसके बारे में बात हो चुकी है एंड फाइनली ये चीज कंफर्म होते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन एक्टर। एंड यहां पर भी जिस तरह से इसको दिखाया गया ना, ये डेविल लग रहा है। उसको देखकर तुम्हें लगेगा, उसकी आंखों के नीचे काजल है, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी स्माइल, प्लस यहां पर पीछे बैठे हुए जो बच्चे वगैरह चिल्ला पुकार कर रहे हो तो उनको बस ऐसे करके वो फ्रीज कर देता है। एंड नॉट गोना लाई, इसको देख के मुझे वो थोड़ा विचर 3 हार्ट्स ऑफ स्टोन में एक बंदा था गॉन्टरोडिम, उसकी याद आ गई। बंदा उसका काफी पॉपुलर सीन है जहां पर वो पूरे बार में जो लोग बैठे होते हैं उसमें से एक बहुत एनॉय कर रहा होता है तो उसको फ्रीज करके उसकी आंख में चम्मच डाल देता है। It kind of felt like one of those moments। तो मेफिस्टो कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली डीमन है, लेकिन उसके काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। Rather than using his power, वो लोगों को दिमाग से हराना पसंद करता है। मतलब ये एक फिजिकल से ज्यादा मैनिपुलेटिव टाइप का विलन है जो लोगों की वीकनेस पे प्ले करता है। उनके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहां पर उनके पास कोई और ऑप्शन ही ना हो और उसके साथ में उनको डील साइन करनी पड़े, जिसके बदले में वो उनको वो सब कुछ दे देगा जो उसको चाहिए। बट फॉर दैट वो उनके आत्मा ले लेता है, मतलब वो उनको धीरे धीरे करप्ट करना शुरू कर देता है, कुछ वैसे ही जैसे हमने पार्कर रॉबिन्स के साथ होते हुए देखा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गोस्ट राइडर। तो इसके पूरे कांड कारनामों के बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर ये पार्कर रॉबिन्स को मैनिपुलेट करता है बहुत ही स्मार्ट तरीके से। खैर, वो पार्कर रॉबिन्स को कहता है कि मैं तुम्हें वो टूल्स दूंगा जिससे तुम वो सब चीजें पा सकते हो जो तुम डिजर्व करते हो। अब वो डिजर्व क्या करता है ये मेफिस्टो डिसाइड करेगा। और इसी बीच वो शेक्सपियर का नाम भी ड्रॉप कर देता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने जो इतने सक्सेसफुल प्ले लिखे थे उसने शायद डेविल से डील करी थी। मतलब ये सारी मिथ्स और लेजेंड्स की बातें हैं। तो यहाँ पर मेफिस्टो का इस पूरी चीज को एड्रेस करना वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो वो पार्कर रॉबिन्स को वो केप दे जाता है जिसका इस्तेमाल करते करते वो धीरे धीरे करप्ट होने लगा और उसके बदले में उसकी आत्मा मेफिस्टो की हो जाएगी, जिस बात को वो बोलता भी है, लेकिन इतने क्लेवर तरीके से नथिंग यू विल मिस, बिकॉज अगर आप डेविल के साथ डील कर रहे हो तो आपकी आत्मा ऑलरेडी करप्टेड ही है भाई। लेकिन फिर हम लोग प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां पर रिरी विलियम्स आ चुकी है। वो पहले ज़ीक से लड़ती है, उसको रोक देती है, उसके अंदर एक वायरस डालती है जो कि हैकिंग वैकिंग जो भी हुई थी उसको बंद कर देता है। इधर पार्कर रॉबिन्स मेफिस्टो को बुला चुका और उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे को और पावर चाहिए। वो कहता है कि मेरे पास और भी क्लाइंट है। अब मेक्स मी वंडर गोस्ट राइडर कहां पर है, अब सच सच बता दो किधर छुपा के रख। खैर, तो ये सब होता है, लेकिन मेफिस्टो यहां पर भी एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक प्ले करता है। वो उसको कहता है कि ठीक है मैं तुमको और पावर दे दूंगा अगर तुम स्केप पे होल्ड कर लेते हो। तो मतलब अगर तुम रिरी विलियम्स को फाइट में हरा दोगे तो मैं तुम्हें और पावर दे दूंगा। तो पार्कर रिरी विलियम्स दोनों की फाइट शुरू होती है। यहाँ पर पार्कर रॉबिन्स कितना करप्ट हो चुका है ये हम लोग एक्चुअली देख पाते हैं। वो सेटन का स्पॉन लग रहा है, मतलब वो जो उसके प्यादे होते हैं दांत वांत पूरे बाहर निकल आए, आंखें काली हो गई, वेन्स पॉप आउट हो रही है, तो बहुत ही एक मॉन्स्टर लगता है वो यहाँ पे। लेकिन फिर भी समहाउ रिरी विलियम्स उसको हरा देती है और ये एक बहुत ही बढ़िया कॉल बैक था आयरन मैन को लेके, जब वो आयरन मैन 3 में अपना सूट ब्लो अप करता है। बट एक्चुअली इट टर्न्स आउट टू बी अ होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी जो कि क्विंटन बेक के बार्फ जैसी थी कुछ। और उसको हराने के बाद रिरी उसका केप खींच के निकाल लेती है एंड देन एंट्री होती है मेफिस्टो की। वो उसको बुलाता है, अपने साथ डाइनर में बिठाता है एंड देन वी गेट टू रियलाइज कि जो मेफिस्टो ने पूरा गेम खेला हुआ था ये एक्चुअली रिरी विलियम्स के लिए था। वो कहता है कि मैं काफी लंबे समय से तुम पे नजर रखा हुआ था, और वही सारी बकैती पेलना शुरू कर देता है जो उसने पार्कर रॉबिन्स के साथ में करी थी। उसको वही धीरे धीरे ट्रिपी एक्सपीरियंस देता है, अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ में मैनिपुलेट करना शुरू करता है। और एक पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है वो ये कि क्या नैटली जो एआई बनाई थी रिरी ने वो भी मेफिस्टो का टच था। मतलब बहुत सटल हिंट्स, जैसे कि रिरी का अपने ब्रेन को मैप करते हुए
ग्रियोट क्रिएट करने की कोशिश करना, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग में नैटली का इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट था कि एआई के फॉर्म में वो क्रिएट हो गए और रिरी को खुद भी समझ पे नहीं आया कि ये हुआ कैसे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेफिस्टो शुरू से उसको धीरे धीरे उस तरफ पुश कर रहा था? और दूसरी चीज ये कि जब रिरी अपने सूट में मैजिक को इन्फ्यूज करती है तो नैटली ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। हालांकि ये बताया गया है कि मैजिक और साइंस एक साथ अच्छे से काम नहीं कर पा रहे और कंपैटिबल नहीं है, बट व्हाट इफ इट वाज मेफिस्टो ऑल अलोंग? मतलब रिरी विलियम्स जो कि ऑलरेडी ग्रीव कर रही थी अपने स्टेप डैड और अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत की वजह से, उसे वही बेस्ट फ्रेंड का एक थोड़ा सा डोज और दे दिया, जिसकी वजह से वो इस सोच में पड़ गई कि यार कितना अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि वो साथ आ चुकी है। बट द मोमेंट उसे इस बात की आदत पड़ी, he took it all away. प्लस रिरी उस पूरी चीज को दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश करती है। वो कहती सब कुछ सेम है, जो सेटिंग्स मैंने पहले रखी थी वही सेम सेटिंग्स है, बट समहाउ इट्स नॉट वर्किंग नाउ। कुड इट बी बिकॉज मेफिस्टो को उस मोमेंट पे रियलाइजेशन हो गया कि बस यही चाहिए था मुझे, अब ये डेस्परेट हो चुकी है और ये मेरी डील को ले लेगी, एंड दैट इज वाई उसने नैटली उसको वापस नहीं करी, क्योंकि अगर वो कर देता तो फिर वो डील लेती ही क्यों? तो वो रिरी विलियम्स को उस जगह पर बिठाकर वही सारी चीजें दिखाना शुरू कर देता है, एक बहुत ही ट्रिपी सा एक्सपीरियंस देता है कि क्या हो सकता था अगर तुम मेरी डील ले लोगी तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यही सेम चीज वो स्पाइडरमैन के साथ भी करता है। जब वो उसकी वन मोर डे वाली कॉमिक बुक होती है, वहां पर वो मैरी जेन और उसकी शादी को ले लेता है, उसके बदले में उसको दिखाता है कि अगर तुम ये डील नहीं लेते तो तुम्हारी शादी चलती रहती, आंट में भले ही मर जाती लेकिन तुम्हारी एक बेटी होती है। और उसको देखकर पीटर पार्कर पगला जाता, लेकिन एट दैट मोमेंट इट वाज टू लेट, क्योंकि पीटर ने वो डील कर ली थी मेफिस्टो के साथ। तो यहां पर भी हमको कुछ कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, लेकिन फिर एंड में पता चलता है कि रिरी विलियम्स जो कि इतने लंबे समय से डेस्परेट थी, उसको अभी भी क्लोजर नहीं मिला, एंड शी इज स्टिल डेस्परेट, और वो उस डील को ले लेती है। यहां पर एक छोटा सा मोमेंट होता है जहां पे मेफिस्टो अपनी कॉफी को स्टिर करता है। उसके स्पून में हम उसका एक रिफ्लेक्शन देख पाते हैं जो एक्चुअली उसका जो ट्रू रेड वाला फेस है वो रिवील करता है, लेकिन बहुत क्लियरली नहीं। तो एंडिंग जिस नोट पे करी है वहां हमको ये पता चल चुका है कि रिरी विलियम्स ने डील ले ली है, नैटली एक्चुअली फॉर रियल जिंदा हो चुकी है, लेकिन इसके बदले में रिरी को वही वेन्स पॉप हो रही हैं उसकी, और वो साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब उसकी भी सोल अब करप्ट होती चली जा रही है। एंड ऑनेस्टली ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई भी प्रोटैगनिस्ट होगा तो वो आखिरी मोमेंट पे जाके कहेगा नहीं मुझे अब जरूरत नहीं है, मैंने वो क्लोजर पा लिया है, और जो पास्ट है वो पास्ट में ही रहना चाहिए, जो मर गया है वो जिंदा नहीं होना चाहिए, अब मुझे इस लाइफ में आगे बढ़ना है। दिस इज अ टिपिकल प्रोटैगनिस्ट बिहेवियर। लेकिन रिरी विलियम्स का कैरेक्टर शुरू से ही इतना फ्लॉड दिखाया गया है, यू आर नॉट मेंट टू लाइक हर, यू आर नॉट, और वो आखिरी मोमेंट तक कंसिस्टेंट रहती है। शी इज लाइक फक इट, मुझे सूट बनाना है अपने लिए, मुझे काम करना है अपने लिए, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई कैन, मैं कैसे भी करके सूट बनाना चाहती हूं, फिर चाहे उसके लिए मुझे चोरी चकारी ही क्यों ना करनी पड़े, और आखिरी में अपनी दोस्त को वापस लाने के लिए डेविल के साथ डील भी साइन कर ली। दिस इज अ कंप्लीटली फ्लॉड कैरेक्टर जो शो के एंड तक उस चीज को कांस्टेंट रखता है। आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। तो रिरी विलियम्स ने मेफिस्टो के साथ डील कर ली, हमको फाइनली मेफिस्टो देखने को मिल गया एमसीयू में। वी हैव अ कंफर्मेशन दैट ही एग्जिस्ट। फिर इसका एक छोटा सा मिड क्रेडिट सीन भी है जहां पर हमको ये दिखाया जाता है कि पार्कर रॉबिन्स जेल्मा से जाके मिलता है, और ये हिंट है स्ट्रेंज एकेडमी की तरफ। अब मार्वल वाले स्ट्रेंज एकेडमी नाम का एक शो क्रिएट करने की बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अपडेट ये है कि इसको शेल्फ कर दिया गया है, लेकिन अगर शेल्फ कर दिया है तो दिस पोस्ट क्रेडिट डज नॉट मेक एनी सेंस राइट नाउ। बट मे भी ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने कहा पटक तो देते हैं, अगर लोगों को पसंद आए तो देखेंगे आगे क्या करना है इसके साथ, नहीं तो छोड़ देंगे। बट या दिस एंटायर एक्सपीरियंस वाज फाइन फॉर मी। मैं आयरन हार्ट एज ए शो मुझे ठीक लगा, मुझे रिरी विलियम्स का कैरेक्टर उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा पर्सनली। उसके मोटिवेशंस, उसकी पूरी ड्राइव मेरे लिए उतनी ज्यादा ऑनेस्ट नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो उसका फिनाले है इट वाज लाइक रियली गुड। मतलब मेफिस्टो दिखा दिया, उसको काफी बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया, और वो जो एंड मोमेंट पे आप लोगों ने कैरेक्टर फ्लॉस को कंसिस्टेंट रखा, आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, लेट मी जस्ट स्टॉप। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, जो कि काफी अच्छा होगा।